हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए हैं एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है लव यू माई एंजल, जिसको लिखा है द डेविल जी ने और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हम कहानी शुरू करने से पहले जैसे हर बार बोलते हैं इस बार भी बोलते हैं। सो दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर वो कहानी हमको हम जो बोलते हैं उससे कोई भी इनकम ऑफ सोर्स जनरेट होता है तो उसका 50% हिस्सा आपको मिलेगा। और जो मैंने कहानी अभी बोलने जा रहा हूँ, जितनी भी कहानी मैं बोलने जा रहा हूँ, इसका 30 से 40% हिस्सा इन्हीं का जाएगा जिसकी ये कहानी लिखी गई है। हर एपिसोड का 30 से 40% हिस्सा इन्हीं को मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। सो दोस्तों, हम कहानी का शुरू करने से पहले एक बात और, अगर आपको कहानी में कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आई हो या आपको अटपटी लगी हो या आपको बुरी लगी हो या ऐसी चीज़ जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, जैसे अटकना या फिर भूलना या फिर घबराना या इस तरह की कोई चीज़ हो, तो आप हम पे कमेंट कर सकते हैं। अगर लगातार 3 बार कमेंट उसी चीज़ पे आता है, उसी चीज़ को लेकर, तो मैं उस चीज़ को परमानेंटली चेंज ही कर दूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। सो दोस्तों, हम देखते हैं कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का सारांश और देखते हैं कहानी में क्या होता है। तहर जिसकी ज़िंदगी में ऐसी करवट ली कि उसकी सारी दुनिया ही बदल गई। ऐसा हादसा जिसने उसे खुशियों के साथ दाग खुशियों के संग एक दाग भी दे दिया। दूसरी तरफ वायु राजवंश, जो कभी पिता नहीं बन सकता, राजवंश खानदान का इकलौता वारिस, एक पत्थर दिल इंसान है जिसके दिल में कोई भावना नहीं है। क्या होगा ऐसे में जब धैर्य और वायु मिलेंगे? ऐसा क्या हुआ है धैर्य के साथ जो उसकी ज़िंदगी बदल गई? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए लव यू माई एंजल, जिसको लिखा है डेविल जी ने। सो दोस्तों, हम शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 1 और देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। देहरादून का एक छोटा सा हॉस्पिटल जहाँ दो लड़कियाँ एक लड़का खड़े थे। पहली लड़की बहुत डरी हुई लग रही थी। उसने लड़के का हाथ पकड़ते हुए कहा, राघव, क्या हम ठीक कर रहे हैं? राघव ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे भी इतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा और तुम धैर्य को साथ क्यों लाई हो? ज्योति ने चिढ़कर धैर्य की ओर देख कहा, मैं क्या करती पता नहीं मम्मी के कौन से रिश्तेदार की बेटी है, मेरे गले ही पड़ी रहती है। जब से आई है तब से मुझसे चिपकी हुई है। राघव ने धैर्य को देखा जो छोटी सी लड़की थी राघव ने धैर्य को देखा। एक छोटी सी लड़की थी जो एक नीले रंग के सलवार सूट पहनकर बैठी थी। उसकी काली आंखें काफ़ी खूबसूरत थीं और वो किसी आसपास से कम नहीं लग रही थी, मानो सारी दुनिया की खूबसूरती उसमें समा गई हो। राघव ने मन में कहा, यह अभी इतनी सुंदर से तो बड़ी होकर क्या क़यामत बिठा देगी। ज्योति ने उसका वह एक्सप्रेशन देख लिया और चिढ़कर धैर्य को देख कर मन में कहा, यह बेशर्म लड़की जानबूझ के सब कर रही है। तभी वहाँ एक नर्स आती आई जो ज्योति को अपने साथ ले जाने लगी। ज्योति ने जाने से पहले राघव को घूर कर देखकर कहा, खबरदार जो तुम उस गांव की लड़की के पास गए। राघव ने उससे कहा, तुम चिंता मत करो बेबी, मैं यही हूँ, तुम कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला सकती हो। वहाँ वो नर्स ज्योति को रूम में लेकर गई। लगभग 1 घंटे बाद नर्स ने राघव को अंदर बुलाया। ज्योति सर झुकाए बैठी थी। लेडी डॉक्टर ने राघव से कहा, सॉरी सर, पर मैम ये प्रोसेस नहीं कर सकती हैं। ये सुनकर राघव चौंक गया था। तभी डॉक्टर ने फिर कहा, क्योंकि मैम पहले से ही प्रेग्नेंट है। दोनों ये बात सुनकर परेशान हो गए थे। राघव और ज्योति बाहर आए। राघव ने ज्योति चिल्लाते हुए कहा, तुमने पिल्स क्यों नहीं ली थी? ज्योति को तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। राघव ने फिर कहा, अब हम उस काउंटर का क्या करेंगे? ज्योति वही बेंच पे बैठ गई और कुछ सोचने लगी। तभी धैर्य उसके पास आई और कहा, दीदी हम कब कब जाएंगे? जैसे ही ज्योति ने सिर उठा के धैर्य को देखा, उसके चेहरे पे शैतानी मुस्कान आ गई। उसने धैर्य से बड़े प्यार से कहा, हम थोड़ी देर में जाएंगे, तुम यहाँ बैठो। फिर वो राघव के पास राघव का हाथ पकड़ के उसे दूर खड़ा होकर उससे कुछ बात कहने लगी। ज्योति ने कहा, क्या हुआ अगर मैं ये नहीं कर सकती? तुम मुझसे देख रहे हो, वो हमारे लिए काम करेगी। राघव ने उसे उस ओर देखा और जहाँ ज्योति ज्योति कह रही थी वहाँ धैर्य बैठी थी। राघव ने हैरानी से ज्योति देखते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो तो तुम्हारी बहन है ना? ज्योति ने चिढ़ते हुए राघव से देखकर कहा, किस तरह का? वो मेरी बहन है, वो मेरी कोई नहीं है। वो सिर्फ हमारे पुराने पुराने गांव की पड़ोस की लड़की है जिसे उन्होंने घूमने के लिए वहाँ भेजा है। देखो हमारे पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हम पैसे ले चुके हैं। राघव को धैर्य पर दया आ रही थी।
उसने ज्योति से कहा। ज्योति वर्ष 17 की है। ज्योति ने गुस्से में राघव को देखते हुए कहा, तो तुम चाहते हो मैं वो सारे पैसे वापस कर दूं? तुम मुझे बताओ, क्या हम हमारे क्या वह सारे पैसे अभी हमारे पास हैं? उसने हमने उसमें से आधे खर्च कर दिए हैं। अब यही हमारा लास्ट ऑप्शन है। राघव ने हार कर उसे इसकी बात मान ही ली और वो लोग धैर्य के पास गए। ज्योति ने बड़े प्यार से धैर्य से कहा, सुनो, जब जब हम हॉस्पिटल आए हैं, तुम्हारा भी क्या चेकअप कर लेते हैं। क्या पता तुम्हारी तबीयत ठीक ना हो। वैसे भी तुम कितना काम करती हो। धैर्य जब से ज्योति से घर धैर्य जब से ज्योति घर आई थी, ज्योति उससे सारा काम करवाती थी। धैर्य ने ज्योति की काफ़ी मना करने की कोशिश की, पर ज्योति ज़बरदस्ती उसे रूम में ले गई। राघव ने पहले ही अंदर जाकर डॉक्टर और स्टाफ को पैसे दे दिए जिससे उसका काम कर दे। धैर्य को समझ नहीं आ रहा था इतनी सारी मशीनों में से क्या निपटाया गया है। उसने डॉक्टर से भी पूछा, पर उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि बड़े हॉस्पिटल में ऐसा ही इलाज होता है। धैर्य एक छोटे से गांव की लड़की थी, इसलिए उसे शहर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। वो मान गई। लगभग 2 से 3 घंटों के प्रोसेस के बाद वह काम हो गया। डॉक्टर ने ज्योति और राघव को धैर्य का खास ख्याल रखने को कहा और फिर वो लोग घर चले गए। ज्योति की माँ शोभा ने जैसे ही तीनों को अंदर आते देखा, वो तो पहले तो खुश हो गई, फिर उन्होंने जैसे ही धैर्य को देखा, उसके चेहरे पर सारी खुशी उड़ गई। वह उन्होंने गुस्से में कहा, तुझे बोला था ना घर में कितना काम पड़ा है, पर नहीं, तुझे तो बाहर घूमना है। अब जल्दी से जा और सारा काम कर। धैर्य सर झुक के अंदर जाने लगी तो ज्योति ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ क्या कर रही हो? उसकी तबीयत खराब है, डॉक्टरों से आराम करने को कहा है, अब आप उससे कुछ काम मत करना। शोभा ने हैरानी से अपनी बेटी की तरफ देखा, क्योंकि सबसे ज़्यादा नापसंद उसकी बेटी ही धैर्य को करती थी। उसे उसकी खूबसूरती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर उन्होंने ज़्यादा सवाल नहीं किए, बस घूर कर धैर्य को देखा और अंदर चली गई। ज्योति ने धैर्य को भी उसके कमरे में जाकर आराम करने के लिए कह दिया था। राघव और ज्योति एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। 2 हफ्ते बाद वो लोग फिर से उसी हॉस्पिटल में थे। अंदर हॉस्पिटल धैर्य का चेकअप कर रही थी। राघव ने ज्योति को देखते हुए कहा, उसे कुछ पता तो नहीं चलेगा? ज्योति ने हंसते हुए कहा, उसे क्या पता चलेगा, वह तो गंवार है। उसे तो अभी तक ये भी नहीं पता कि उसके साथ हुआ क्या था, तो अब क्या होगा। तभी तो वो डॉक्टर निकल के अपने केबिन में चली आई और राघव और ज्योति भी उसके पीछे चले गए। वो दोनों केबिन में जाकर डॉक्टर के सामने बैठ गए। डॉक्टर ने एकदम सीरियस लुक में के साथ कहा, प्रोसेस सक्सेसफुल रहा, अब वो तैयार है। ज्योति और राघव बहुत खुश हो गए थे। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ उन्हें लिख के दी और कहा, ये दवाइयाँ उसे ज़रूर दे देना, क्योंकि उसकी उम्र अभी बहुत कम है और उसकी बॉडी बहुत कमज़ोर है। पर जो भी हो, आपने उस लड़की के साथ अच्छा नहीं किया है। ये कहते वक्त डॉक्टर के चेहरे पर एक दादी थी। ज्योति ने चिढ़ते हुए डॉक्टर को देखते हुए कहा, आप ऐसा नहीं कर सकती, आपने पैसे लिए हैं इसके लिए, और आप इस बात को किसी को नहीं बता सकती हैं। इस बात का खास ख्याल रखें। डॉक्टर ने एक नज़र ज्योति को देखा और वापस अपने काम में लग गईं। राघव ज्योति को डॉक्टर के केबिन से बाहर ले आया। तब तक धैर्य भी आ चुकी थी। उसने पूछा, दीदी हम वापस हॉस्पिटल क्यों आए हैं? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। ज्योति ने नकली मुस्कान के साथ कहा, नहीं धैर्य, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। और वो उसे वहाँ से लेके चले गए। लगातार 2 हफ्ते तक धैर्य की तबीयत काफ़ी ख़राब रही। उससे रोज़ उल्टी होती थी और चक्कर आते रहते थे। उसे भूख भी नहीं लगती थी। ज्योति इन सब का कारण जानती थी, इसलिए वो चुप रही। एक दिन राघव को एक कॉल आया। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, हमें माफ़ कर दीजिए, अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। माफ़ी के तौर पे आपको आपके दिए गए अमाउंट के डबल पैसे दिए जाएंगे। राहुल बुरी तरह हैरान हो चुका था। उसने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो लोग नहीं माने। राघव ने ज्योति को ये सब बताया तो उसे इस बात का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो तो इस बात से खुश थी कि उन्हें बिना कुछ काम किए ही और ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं। राघव ने ज्योति से कहा, ज्योति धैर्य का क्या होगा? उसे तो कुछ नहीं पता, अब हम क्या करें? ज्योति ने चिढ़ते हुए राघव को देखा और कहा, तुम्हें धैर्य की बहुत चिंता है। राघव ने फिर कहा, तुम्हें भी होना चाहिए, आखिर तुम भी एक लड़की हो। ज्योति ने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझे इतना बताओ कि वो लोग पैसे कब भेज रहे हैं। राघव ने हैरानी से ज्योति को देखा और कहा, सच में तुम कितनी निर्दयी हो। ज्योति हंसते हुए राघव से कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें इसमें तुम्हारा कोई हाथ ही नहीं। क्या तुम वो नहीं थे जिसने इस बार के लिए अपनी हामी कही थी कि हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं?
जब वह किसी काम नहीं आए जब वह किसी काम की नहीं थी, तो हम क्यों उसकी चिंता करें? अब तुम टेंशन मत लो, उसका इंतज़ाम मैं कर दूँगी। दूसरे दिन धैर्य को ज्योति के पिता वनराज ने बस से उसे गाँव भिजवा दिया। राघव जी को जब पता चला कि धैर्य ने उनके गाँव के भेज दिया गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। उसने मन में कहा, हमने 17 साल की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसे माफ़ी भी नहीं माँग सकते। फिर उसने अपने बगल में ज्योति को देखा, जो हँसते हुए पैसे गिन रही थी, जो उसे मिले थे। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 1 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 2 ऐड करता हूँ, देखता हूँ अगली कहानी में क्या होता है। धैर्य जैसे ही बस से उतरी, सामने बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, रामगढ़ और आपका स्वागत है। धैर्य ने अपना बैग लिया और ऑटो से निकल गई। गाँव छोटा था, जहाँ छोटे-छोटे बाज़ार थे, कुछ लोग अपनी गायों को ले जा रहे थे, तो कुछ खेत से आ रहे थे। हर जगह हरियाली थी, एक सुकून देने वाली हवा भी वहाँ थी। नेहा एक छोटे से घर के पास आके रुकी और बाहर से आवाज़ आने लगी, "अम्मा देखो मैं आ गई।" अंदर से 35 साल की औरत बाहर आई और कहा, "लाडो तुम आ गई, मुझे लगा तो हमें भूल ही गई थी।" धैर्य ने अपनी माँ लीला के गले लगकर कहा, "हम आपके कैसे भूल जाते, सबसे ज़्यादा तो हमें आपकी याद आई।" तभी अंदर से किसी की आवाज़ आई, "हाँ भाई, अम्मा को ही याद किया जाता है, बाबा को तो कोई याद ही नहीं करता।" प्रमोद साहू बाहर आते हुए कहने लगे। जैसे ही धैर्य ने उन्हें देखा, उनकी आँखों में आँसू आ गए। प्रमोद जी ने उसे आँसू पोंछते हुए कहा, "मेरी लाडो तो आते ही आते रोने लगी, चल अंदर चल।" फिर वो तीनों अंदर चले गए। घर काफ़ी छोटा था। अंदर लकड़ी के बने सोफ़े रखे हुए थे। धैर्य का धैर्य कर धैर्य उठकर बैठ गई, तभी अचानक से उसे अपने पेट में हलचल महसूस होने लगी। वह तुरंत उठ के बाथरूम में चली गई, उल्टी करने लगी। लीला जी धैर्य की ऐसी हालत देख के हैरान थीं। उन्होंने प्रमोद जी से कहा, देखिए उसकी तबीयत खराब लग रही है, वैद्य जी को बुला लेते हैं। प्रमोद जी ने कहा, अरे सफ़र से आई है इसलिए ऐसा हो रहा, तुम चिंता मत करो। धैर्य ने खुद को आईने में देखते हुए कहा, हमें क्या हो रहा है, इतने दिनों से उल्टियाँ ही हो रही हैं क्या? क्या एक बार वैद्य जी को दिखा दें? नहीं नहीं, रहने देते हैं, अम्मा और पापा परेशान हो जाएंगे। ऐसे ही 4-5 दिन निकल गए और धैर्य की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। प्रमोद जी और लीला काफ़ी परेशान थे। एक दिन गांव की शादी में धैर्य और उसकी परिवार भी गया था। गांव के बड़े चौपाल में शादी रखी गई थी, पूरा गांव उसमें शामिल हुआ था। शादी खत्म होते ही धैर्य की तबीयत फिर से खराब होने लगी थी। वहाँ पे एक पेड़ के पास खड़ी होकर उल्टियाँ कर रही थी। गांव के सभी लोगों का ध्यान उसी की तरफ जा चुका था। कुछ लोग बातें बना रहे थे। तभी एक बूढ़ी औरत धैर्य के पास आई, उसके पीछे रहते उसका हाथ पकड़ने लगी। जैसे उसने उसका हाथ झट किया, वह 2 कदम पीछे हट गई और जोर से कहने लगी, अनर्थ अनर्थ हो गया, ये लड़की निकालो इसे यहाँ से। किसी ने कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी गांव के सरपंच आए और उन्होंने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या हुआ है। तो उसने बताया, अरे ये लड़की इसने इसने पाप किया है, ये 1.5 महीने से प्रेग्नेंट है। हर कोई सुन के हैरान था। धैर्य वहीं ज़मीन पर बैठ चुकी थी। लीला और प्रमोद जी सदमे में थे। सभी मिलकर उनके परिवार को गांव से निकालने की बातें कर रहे थे। सरपंच ने कहा, हम इस लड़की को गांव में नहीं रख सकते। ये बालिग भी नहीं है ही है और उसने इतना बड़ा पाप कर दिया है। आपके परिवार को इस गांव से बहिष्कार किया जाता है। तभी धैर्य के उठ के खड़ी हो, उसकी आंखों में आंसू पोंछते हुए कहा, ये हमारी गलती है, हम इसके ज़िम्मेदार हैं। हमारे अम्मा पापा को इसका दोष ना दें। हम यहाँ से अभी चले जाएँगे और कभी इस गाँव में कदम नहीं रखेंगे। ये कह के वहाँ से जाने लगी। लीला उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी, तो उस प्रमोद जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आँखों में आँसू थे। उन्होंने गुस्से में कहा, आज से तुम मेरी बेटी नहीं हो। मेरी बेटी ऐसी हो ही नहीं सकती। मैंने उसे ऐसी परवरिश ही नहीं दी थी। जीवन में कभी अगर मैं तुम्हारा चेहरा देखा तो याद रखना, तुम मेरी लाश देखोगी। निकल जाओ यहाँ से। धैर्य तो पहले ही वहाँ से जा रही थी। जब ये शब्द सुन के उसके शरीर मानो जैसे जान ही निकल गई। वह बेहोश होकर वहाँ से चली गई। उसे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है। वो जाकर एक बस में बैठ गई और जब बस चलने लगी, तो उसने रामगढ़ को पीछे छोड़ते हुए देखा और रोते हुए कहने लगी, अम्मा बाबा माफ़ करना, मैं नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हुआ है, पर आपकी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। अब मैं यहाँ तब आऊँगी जब मेरे पास अपने सवालों के जवाब होंगे। बस चलती रही। कई घंटों के बाद वह रुकी और धैर्य ने बाहर आई तो सामने उसने देखा कि सुबह के 5 बज रहे थे। हल्की हल्की रोशनी है। धैर्य आगे बढ़ते हुए सब जगह देखने लगी, तभी उसे एक बोर्ड दिखाई दिया।
लव यू इंदौर। धैर्य इंदौर में थी, जहाँ उसकी नई ज़िंदगी शुरू होने वाली थी। जब वो एक फुटपाथ पे चल रही थी, हर इंसान उसे देख रहा था। धैर्य इस वक्त एक नारंगी रंग का लहंगा लहंगा पहनी हुई थी और हाथों में काफ़ी सारी चूड़ियाँ थी। वो बेसुध होकर बस आगे चली जा रही थी। वहीं एक ब्लैक कलर की कार साइड में खड़ी थी, जिसके अंदर एक इंसान कब से धैर्य को ही देख रहा था। उसने अपने आगे बैठे इंसान को कुछ ऑर्डर किया, तो एक इंसान कार से बाहर आकर धैर्य के पास खड़ा हो गया। धैर्य को जब अपने ऊपर किसी की परछाई महसूस हुई, तो उसने ऊपर देखा और सामने से एक काले रंग के कपड़ों में हट्टा कट्टा इंसान खड़ा था, जो को देखने में काफ़ी डरावना था। धैर्य ने अपने कदम पीछे लगने लगी, तो उसने कहा, दूर दूर हमसे दूर रहे। हम और वहाँ से भागने लगी। वो आदमी उसके पीछे जाने लगा और वहाँ से भीड़ में कहीं गुम हो गई और उस आदमी को कहीं नहीं मिली। वो निराश होकर वापस उस कार के पास आके बैठ आ गया। कार में बैठा इंसान उसे घूर के देख रहा था। उसने कहा, तुमने उससे बात करनी चाहिए थी, तुम ऐसा उसके सामने खड़े हो गए, वो भी ज़रूर भागेगी ना। उस आदमी ने मुंह लटकाया। उसने धीरे से कहा, सॉरी बॉस, मेरी मिस्टेक थी। ये कह के वो कार में आके बैठ गया। कार आगे बढ़ने लगी। कार में बैठा आदमी अभी भी भीड़ में धैर्य को ढूंढ रहा था। इधर धैर्य एक छोटी सी दुकान के पीछे खड़ी थी, अपनी सांसें को काबू करने की कोशिश कर रही थी। दुकान वाले ने जब धैर्य को अपनी दुकान के सामने देखा, तो वहाँ से भागने लगा। धैर्य वहाँ से निकल के सीधे आने लगी। उसे तो खुद नहीं पता था कि वो कहाँ जाए। दिन भर घूमते रहने के बाद धैर्य जाकर एक पार्क में बैठ गई। वह छोटी बच्ची खेल रही थी, जिसे देख के सहसा ही उसका हाथ अपने पेट पे चला गया। उसने खुद से कहा, हमें नहीं पता क्या आप हमारे अंदर कैसे आए, पर अब हम आपकी जान नहीं लेंगे। ईश्वर ने आपको हमारे पास भेजा है और हमारा कोई हक नहीं है किसी निर्दोष को दुनिया से भेजने का। आपका और हमारा साथ ईश्वर ने बांधा है और हम हर हाल में आपको सुरक्षित रखेंगे। हमारे माता पिता का हाथ हमसे छूटा है, पर हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आप ही हमारे जीने के सहारा हैं। ये कहते उसकी आंखों में आंसू थे। धैर्य को पता ही नहीं चला कि क्या वो उस बेंच पे बैठे-बैठे सो गई। उसकी नींद कुछ लड़कों की आवाज़ों से खुली। उसके सामने ही खड़े थे। उसे अपने सामने इतने सारे लड़कों को देख के धैर्य डर के मारे काँपने लगी। वो लड़के धैर्य को देख के हँस रहे थे। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 2 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 2 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो समझ में ना आया हो, आपको आज पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।